तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सीए फाउंडेशन सेल ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट नंबर 2 एज पर आईसीएआई मटेरियल। यदि हम लोग बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, दैट इज कंडीशंस एंड वारंटी। यदि हम लोग इस कंडीशन एंड वारंटी वाली यूनिट की बात करें, सबसे पहले यदि हम लोग हमारे पते की और मुद्दे की बात करें तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद इंपॉर्टेंट है। जब भी आईसीआईसीए फाउंडेशन के लॉ का पेपर कंडक्ट करता है, इस पर्टिकुलर यूनिट से कम एक या दो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पेपर का पार्ट बनते हैं। तो इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन दैट इज कंडीशन एंड वारंटी। फिर कब हम लोग इसके बीच में डिफरेंसेस करेंगे, कब हम लोग इंप्लाइड और एक्सप्रेस कंडीशन को डिफाइन करेंगे, और कब कंडीशन वारंटी और वारंटी कंडीशन मानी जाती है, ऐसे कुछ चुनिंदा मुद्दों के ऊपर हम लोग यहां पर बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एकदम ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशन एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वारंटी। सबसे पहले यदि एक हम लोग किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, यार यहां पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है मेरा कैलकुलेटर। यार यदि मैं कैलकुलेटर लेने के लिए किसी स्टेशनरी की शॉप पे जाता हूं तो वहां पर मेरा पर्पस होता है, मेरी स्टेपुलेशन होती है, मेरी अजम्पशन होती है। मार्क माय वर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का है दैट इज स्टेपुलेशन। एंड स्टेपुलेशन का मतलब होता है मेरा अनुमान, मेरा अजम्पशन। उस चीज को लेने के लिए जब मैं सेलर के साथ में किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो रहा हूं तो मैं किस बेसिस पर एंटर्ड हो रहा हूं, मैं उसको यहां पर बोलता हूं मेरा स्टेपुलेशन। यार मेरे एग्जामिनेशन आने वाले थे, एग्जामिनेशन से पहले मुझे ना 12 डिजिट का एकदम बेहतरीन कैलकुलेटर चाहिए था। तो मेरा स्टिपुलेशन क्या था, इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड होने से पहले, इस कैलकुलेटर को परचेस करने से पहले ये कैलकुलेटर प्रॉपर्ली फंक्शन करना चाहिए, नंबर 1। एंड नंबर 2, ये 12 डिजिट का कैलकुलेटर होना चाहिए। सो दिस वाज बेसिकली माय स्टिपुलेशन बिफोर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। अब से फॉर एग्जांपल यार, सामने वाले सेलर ने मुझे कैलकुलेटर तो दिया, बट वो जो कैलकुलेटर दिया ना वो 12 डिजिट की जगह 10 डिजिट का निकला। लिखा हुआ था 12 डिजिट लेकिन फंक्शन कर रहा है वो 10 डिजिट के जैसा। सेकेंडली यदि मैं बात करूं तो यार ये जो कैलकुलेटर है ना, ये कैलकुलेटर वैसी फिटनेस का नहीं था जैसी मेरी डिमांड थी। तो अब इस केस में क्या करूंगा पता है, मैं यहां पर, मेरे पास राइट है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रिज कर सकता हूं, बिकॉज मैंने अपनी स्टिपुलेशन उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले उस सामने वाले सेलर को पहले ही बता दी थी। नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर कि सेलर वहां पे मेरे उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके ही मुझे उस नेचर की गुड्स को डिलीवर्ड करेगा। सो बेसिकली दिस इज द कंडीशन। कंडीशन मतलब मेन स्टिपुलेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट। यदि कंडीशन ब्रीच हो गई तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट ही ब्रीच हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ही रेपुडिएट हो जाएगा, वहां पर यह माना जाएगा कि यह कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वाइल ऑन अदर हैंड यार, यदि मैं ये कैलकुलेटर परचेस करने गया और कैलकुलेटर परचेस करने गया, पता लगा पूरा कैलकुलेटर प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है, एज पर इंस्ट्रक्शन फंक्शन कर रहा है, लेकिन यार ये कैलकुलेटर में ना हल्की सी यहां पे ना दरार है, तो क्या मैं ये बोलूंगा कि पूरा की पूरा आप कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट करो? ना जी ना। इट इज नॉट द रीजन फॉर रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या कॉन्ट्रैक्ट के रेपुडिएशन का रीजन नहीं बनेगा। यहां पर ओनली व्हाट रेमेडीज इज अवेलेबल विथ मी, ओनली आई कैन क्लेम डैमेजेस। तो दिस इज कॉल्ड वारंटी। यार देखो ना, ये सब चीजें मैं आप लोगों के साथ में यहां पर डिस्कस करूंगा, लेकिन कंडीशन और वारंटी में पहले बेसिक मीनिंग समझ लो। कंडीशन इज द मेन एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट। यदि कंडीशन ही ब्रीच हो गई तो वहां पर उस केस में क्या हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही ब्रीच हो जाएगा। बट जो आपका वारंटी है, वो वारंटी इज अ सपोर्टिव पार्ट टू दी कॉन्ट्रैक्ट। यदि मान लीजिए वारंटी ब्रीच होती है तो उस केस में मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि हमारा यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया है। यू कैन नॉट रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, वहां पर ओनली एंड ओनली यू कैन क्लेम डैमेजेस। आप वहां पर क्या कर सकते हो, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। तो चलो, आप मेरी इस बातों को समझे होंगे। मैं आपको लाता हूं एकदम बेहतरीन बढ़िया वाली मेन स्क्रीन पर, और मेन स्क्रीन पर आकर हम लोग यहां पर डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशन एंड एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वारंटी। हम लोग यहां पर कंडीशन और वारंटी के मीनिंग को आइडेंटिफाई करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बोले जी मालिक, बढ़िया तरीके से हम लोग यहां पर समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिफाइन कंडीशन एंड वारंटी, मेरे साथ साथ आप रीड कर लेना, ठीक है। At the time of selling the goods, the seller usually makes a certain statement or representation with a view to induce the intending the buyer to purchase the goods. वो buyer को goods purchase करवाने के लिए उस गुड्स से रिलेटेड काफी सारे एक्सप्लेनेशन देता है, उस गुड्स की क्वालिटी, क्वांटिटी और पोटेंसी के बारे में बताता है। A representation which forms a part of the contract of sale and affects the contract is called a stipulation. Stipulation का मतलब होता है मेन कंडीशन या अनुमान, assumption, सिचुएशन जिसकी वजह से मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हुआ हूं मित्रों,
उसको मैं यहां पर क्या बोलता हूं, स्टेपुलेशन। डन। यहां पर देखो इन्होंने सेक्शन नंबर 12(1), 12(2), 12(3), 12(4) 4 सब सेक्शन में ये बात बताइए और इस कॉन्सेप्ट को यहां पर समझाने की कोशिश करिए। सबसे पहले ये लोग बोलते हैं कंडीशन इन वारंटी, और यदि हम लोग यहां पर बात करें दोस्तों कंडीशन इन वारंटी की विच इज मेंशन अंडर सेक्शन नंबर 12, ये लोग बोलते हैं स्टेपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल with reference to goods which are the subject thereof may be a condition or a warranty। जब भी हम लोग किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में या हम लोग जब भी किसी गुड्स को सेल परचेस करने के कॉन्ट्रैक्ट में जब भी एंटर्ड होते, बीइंग अ बायर यदि हम लोग सेलर के साथ एंटर्ड होते, या बीइंग अ सेलर जब भी हम लोग बायर के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड होते, तो वहां पर हम लोग सामने वाली पार्टी को उस गुड्स को बाय करने के लिए बहुत सारे स्टेटमेंट देते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं। तो वो जो स्टेटमेंट और बातें है ना, उसी को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, कंडीशन एंड वारंटी। आगे इन्होंने बोला है अ कंडीशन इज अ स्टेपुलेटेड या स्टेपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द ब्रीच ऑफ विच गिव द रेस टू कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रीट एज एन रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट का मतलब होता है कैंसिल। यहां पर एग्रीड पार्टी जो है वो क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकती है। आगे इन्होंने बोला है अ वारंटी इज अ स्टेपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पस of the contract and the breach of which gives rise to a claim for damages। here only you can claim damages। यदि breach of warranty हुई है, छोटी मोटी प्रॉब्लम अराइज हुई है यार, तो केवल और केवल उस रीजन से यू कैन नॉट रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, इट विल बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। और ब्रीच ऑफ वारंटी के केस में आप वहां पर केवल और केवल क्या डिमांड कर सकते हो, ओनली यू कैन डैमेजेस वन थिंग दैट इज डैमेजेस, मतलब ओनली यू कैन क्लेम वन थिंग दैट इज डैमेजेस, यू कैन नॉट रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। आगे इन्होंने बोला है, मालिक ध्यान से देखिएगा, इन्होंने बोला है वेदर अ स्टेपुलेशन इज इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कंडीशन और अ वारंटी डिपेंडिंग इन ईच ऑफ द केसेस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट द स्टेपुलेशन मे बी अ कंडीशन थ्रू कॉल्ड अ वारंटी इन द कॉन्ट्रैक्ट। अरे इन्होंने ये बोला है भाई कि समटाइम्स कभी कभी कस्टमर बायर भले ही उसकी कंडीशन ब्रीच हो जाए, लेकिन उस कंडीशन ब्रीच को वो क्या ट्रीट करवा देता है, ब्रीच ऑफ वारंटी, जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट नहीं करता है, केवल और केवल सामने वाली पार्टी से डैमेजेस लेकर स्टिल उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना देता है। तो यार देखो ना, अभी तक हम लोगों ने जितनी बातें पढ़ी उसके बेसिस पे मेरे पास में एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंडीशंस एंड वारंटी। कंडीशन और वारंटी के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले इन्होंने बोला है, जैसा कि मैंने भी तुम लोगों को बताया है कि कंडीशन का मीनिंग क्या होता है, द कंडीशन इज एन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इसके बिना कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। दूसरा इन्होंने बोला इट इज अ कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये सपोर्टिव है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ कंडीशन के बेसिस पर और ये उस कंडीशन का सपोर्टिव है, तो यहां पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वारंटी का नाम देते हैं। दूसरा बोला है दोस्तों इन्होंने राइट इन केस ऑफ ब्रीच, यदि कंडीशन ब्रीच हुई तो क्या एंड वारंटी ब्रीच हुई तो क्या। कंडीशन ब्रीच होने के केस में दोस्तों एग्रीड पार्टी विल बिकम अ सिम्बा, और सिम्बा मतलब क्या, द एग्रीड पार्टी कैन रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, और रेप्यूडिएट का मतलब होता है कैंसिल करना, एंड यदि उसको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करना है तो क्लेम द डैमेजेस, या फिर दोनों भी कर सकती है इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन। बट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द एग्रीड पार्टी कैन क्लेम ओनली डैमेजेस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी। यहां पर केवल और केवल क्या कर सकती है, वो डैमेजेस क्लेम कर सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट नहीं कर सकती है। थर्ड इन्होंने बोला है कन्वर्जन ऑफ स्टेपुलेशन, स्टेपुलेशन मतलब अनुमान, जिस बेसिस पर आप लोग इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हुए थे, अब ब्रीच ऑफ कंडीशन में भी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। समटाइम्स यहां पर क्या हो सकता है कि भले ही कंडीशन ब्रीच हो गई, लेकिन यार बायर चाहता है छोड़ो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है, जरा सी एक डेंट लगा हुआ है, एक तिरार लगा हुआ है, इस वजह से मैं केवल और केवल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करूंगा यार, मुझे गुड्स चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं है भाई, इतना टाइम नहीं है कि मैं यहां पर 3-5 करते रहूं, सो दैट दिस विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई है बट आई विल ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, बट अ ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। यदि मान लीजिए कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम अराइज हुई है जो कि कोलेटरल है, इट इज नॉट अ मेन स्टेपुलेशन, ये कोलेटरल टू दी कॉन्ट्रैक्ट है, तो या वहां पर केवल और केवल इस रीजन से आप ब्रीच ऑफ वारंटी को कभी भी ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ब्रीच ऑफ कंडीशन के केस में सामने वाली पार्टी के पास राइट टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो इवन दो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है। नाउ बेहतरीन क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छा खासा वेटेज रखता है, मल्टीपल टाइम आपके एग्जाम में आता है, एंड इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन अ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी, कब हम लोग ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर देंगे दोस्तों। मतलब यहां पर जो एग्रीड पार्टी है, वो एग्रीड पार्टी यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं करेगी, कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट नहीं करेगी, और केवल डैमेजेस लेकर ही अपना काम चला लेगी। तो दोस्तों ध्यान से देखिए यहां पर इन्होंने क्या बोला है, व्हेन अ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी,
कब हम लोग यहां पर कंडीशन को वारंटी ट्रीट करेंगे, उससे और उसी से रिलेटेड प्रोविजन हम लोगों को यहां पर डिस्कस करना है मित्रों। तो देखो इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है, सेक्शन नंबर 13 स्पेसिफाइज केसेस वेयर अ ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी एज अ रिजल्ट ऑफ विच द बायर लूज हिज राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन क्लेम फॉर डैमेजेस ओनली। वो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं करेगा, वो केवल और केवल किससे काम चला लेगा, अपना डैमेजेस से ही काम चला लेगा। बोले यस सर, ऐसा बिल्कुल सही होता है कि यार जरूरी थोड़ी कलयुग चल रहा है तो हर किसी के साथ बुराई करो। समटाइम्स यदि हम लोग सामने वाले को नुकसान से बचा सकते हैं तो बचा लो। यदि बायर को लगता है यार इसमें सेलर की क्या गलती होती होगी यार, उसने मुझे कैलकुलेटर दिया, उसने भी तो कहीं से मंगाया होगा यार, ट्रांसपोर्टेशन में टूट गया, छोड़ो ना यार, छोड़ो, रख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम में, नुकसानी में आ जाएगा भाई सेलर। तो बोले ओके अच्छी बात है। अब देखो यहां पर इन्होंने ना 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए जो कि आपको एज इट इज याद होने चाहिए, बिकॉज एग्जाम में जब भी एक क्वेश्चन आएगा 3 to 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा और 3 to 4 मार्क्स में आपको ये 4 पॉइंट मेंशन करने पड़ेंगे, तब तक आपका काम नहीं चलेगा। बोले ओके मालिक, डन मालिक, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। सबसे पहले इन्होंने बोला है इन द फॉलोइंग केसेस अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अवॉइडेड इवन ऑन अकाउंट ऑफ अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। तो यहां पर देखो इन्होंने क्या बोला है कि वेयर द बायर ऑल टुगेदर वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन अ पार्टी मे फॉर हिज ओन बेनिफिट वेव द कंडीशन। अरे यार आपने क्या बोला पता है, आपने ये बोला था कि यार मुझे ये जो कैलकुलेटर है ना, ये कैलकुलेटर 12 डिजिट का चाहिए, बेहतरीन फंक्शन करने वाला चाहिए और मेरी सारी बेसिक रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने वाला चाहिए। आपको ना शॉपकीपर ने कैलकुलेटर दिया, लेकिन वो कैलकुलेटर में ना क्या हो रहा है कि 12 डिजिट तो आ रहा है, लेकिन उस कैलकुलेटर की प्रोसेसिंग बड़ी स्लो है। आप यहां पर फटाफट से ऐसी कमांड देते हो, लेकिन स्क्रीन पे ना वो थोड़ी 1-2 सेकंड के लैग में रिफ्लेक्ट होता है। यार आपने बोला यार ऑनलाइन प्राइस देखी उस कैलकुलेटर की, ऑनलाइन प्राइस देखकर आपने देखा कि यार ये कैलकुलेटर तो 400 रुपए का है। आपने पड़ोस वाले भैया की स्टेशनरी की शॉप पे पूछा जो आपकी गली मोहल्ले पे थी, उसने आपको बोला यार ये कैलकुलेटर 350 का है। लेकिन आपको पता है उस स्टेशनरी वाले ने आपको एक कैलकुलेटर ना केवल और केवल 250 रुपए में दिया था। आप बोलते हो ठीक है ना यार, इसमें बेनिफिट मेरा ही है, भले ही थोड़ी बहुत कंडीशन ब्रीच हुई है, बट इट डजंट मैटर, इसमें बेनिफिट किसका है, मेरा ही है। तो वहां पर आप क्या करोगे पता है, जब आपको लगता है कि यार ये कंडीशन तो ब्रीच हुई है लेकिन बेनिफिट बायर का ही है, तो बायर वहां पर क्या करेगा पता है, कंडीशन ब्रीच होने के बाद भी उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं करेगा, और चूंकि उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं करेगा, इट विल बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन एज एन ब्रीच ऑफ वारंटी। सेकंड वन इन्होंने क्या बोला है, वेयर द बायर इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज वन टू द वारंटी, दैट इज से ही मे क्लेम फॉर डैमेजेस इंस्टेड ऑफ रेपुडिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। वो देखो सामने वाले सेलर के पास जाएगा और सेलर को जाकर बोलेगा देखो मालिक देखो हो तो गया है धोखा, लेकिन आपको मैं एक ऑप्शन देता हूं कि यार रेदर देन रेपुडिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट नहीं करता हूं, पर ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई है ना, आप मुझे काम करो यार, आप मुझे ना थोड़ा बहुत डैमेजेस दे दो। आपने मुझे 200-250 रुपए का कैलकुलेटर दिया था ना, आप मुझे 50-100 रुपए रिटर्न कर दो भाई। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट डिफेक्टेड है, ये प्रोडक्ट आपके भी कोई काम नहीं आएगा, कोई भी फ्रेश कस्टमर आकर इसको बाय नहीं करेगा। सो मे आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, मेरे पास राइट है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रिज भी कर सकता हूं, लेकिन मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रिज नहीं करूंगा। आई जस्ट ट्रीटेड एज एन वारंटी ब्रीच, और वारंटी ब्रीच के केस में आप मुझे क्या कर दो, यहां पर डैमेजेस पे कर दो। तो यदि ऐसा होता है कि उसके पास राइट था कि वो ब्रीच ऑफ कंडीशन के तहत कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं करते हुए क्या कर रहा है, यहां पर केवल और केवल डैमेजेस क्लेम कर रहा है, तो भी इस केस में कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज वारंटी। थर्ड इन्होंने क्या बोला है, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबली, सेवरेबल का मतलब होता है सेपरेबल, मतलब वो सेपरेबल नहीं है, and the buyer is accepted either the whole goods or any part thereof. Acceptance means acceptance as envisaged in section number 72 of the Indian Contract Act 1872। अरे भाई सिंपल सी बात है यार, इस कैलकुलेटर के साथ में ना आपको एक डायरी फ्री में मिली थी, और जब इस कैलकुलेटर के साथ में आपको एक डायरी फ्री मिली थी ना, और बड़ी डायरी थी भाई, एटलीस्ट यदि हम लोग कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कैलकुलेटर के इक्विवेलेंट वो डायरी थी। आपने क्या किया पता है, वो डायरी ना बेहतरीन तरीके से यूज कर ली, पूरी तरीके से यूज कर ली, डायरी में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकली। बाद में आपको पता लगा यार कि ये कैलकुलेटर थोड़ा खराब निकल रहा है, आप उसके पास जाते हो, उसको जाकर बोलते हो कि ये भाई कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट करूंगा, ये ले लिखी हुई डायरी रख। वो बोलेगा मालिक क्या बात कर रहे हो यार, एक काम करता हूं ना यार मैं, आप यहां पर ऐसे भी उस डायरी को रिटर्न नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके साथ जो एसोसिएटेड थी आपने उसको कंज्यूम कर लिया, जो एसोसिएटेड गुड्स थी आपने उसको कंज्यूम कर लिया। तो मालिक यहां पर वो जो सेलर है, वो सेलर आपको यहां पर डैमेजेस पे करने के लिए रेडी है, और यदि आप भी अग्रीड कर जाते हो, आप भी रेडी हो जाते हो, तो यहां पर क्या ट्रीट किया जाएगा, यहां पर ट्रीट किया जाएगा कंडीशन ब्रीच एज एन वारंटी।
मतलब यहां पर आप कंडीशन को क्या ट्रीट कर लोगे, यहां पर वारंटी ट्रीट कर लोगे। क्यों ट्रीट कर लोगे? क्योंकि नॉन सेवरेबल प्रोडक्ट था, आपने उस प्रोडक्ट को या तो पार्टली यूज कर लिया या कंप्लीटली यूज कर लिया, और जिस प्रोडक्ट को आपने यूज किया है वो प्रोडक्ट जो है वो सेपरेबल नहीं है, वो जॉइंट है, अलाइंग है, सो दैट मालिक यहां पर आप कभी भी उसके लिए अब उसको कंडीशन ब्रीच करके कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं कर सकते हो। एंड थर्ड, where the fulfillment of any condition or warranty is excused by reason of impossibility or otherwise। यदि ये पर्टिकुलर रीजन इम्पॉसिबिलिटी वाला रीजन यदि अराइज हो गया है तो भी इस केस में आप यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं कर सकते हो। यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर एंड बेसिक पॉइंट मालिक। ये 4 कंडीशंस में हम लोग क्या ट्रीट कर देंगे कि कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी, यहां पर कंडीशन को हम लोग क्या कर देंगे, वारंटी में ब्रेक कर देंगे। तो मालिक इस पार्ट में हम लोग यहां पर इतना ही रखते हैं। एक और वीडियो में आपके सामने लेके आऊंगा जहां पर मैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 पे आके हम लोग हमारे इस डिस्कशन को खत्म करेंगे। तो स्टे ट्यून, एक और वीडियो आपके पास आता है जहां पर मैं आप लोगों के साथ में इसी टॉपिक से रिलेटेड और डिस्कशन करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड।